चलिए आज हम बात करेंगे, कल मैंने हालांकि बताया था, है ना, चैप्टर 6 के बारे में कल मैंने ओवरव्यू दिया था। और ओवरव्यू देने के पश्चात कुछ चीज़ों को मैंने कहा था कि आप याद करिएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान से सुनना और समझना, ठीक है। कल हम किसके बारे में डिस्कशन किए थे? समरूप के बारे में, ठीक ना। किसके बारे में? समरूपता। अच्छा, क्या था समरूपता के गुणधर्म? क्या थे? मैंने क्या बताया था कि दो आकृतियां क्या होती हैं? दो आकृतियां समरूप कब कहलाती हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हों। और दूसरा केस क्या बताया था मैंने कि जब उनकी संगत भुजाएं क्या हों? समानुपाती हों। इस दुनिया के कोई से किसी भी अगर हम बात करते हैं, किसी भी आकृति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो इस दुनिया की कोई भी आकृतियां, ठीक है ना, तभी क्या कहलाती हैं? सर्वांग समरूप कहलाएंगी जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और संगत भुजाएं क्या निकल के आए? समानुपाती निकल के आई। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं कब, कि नहीं। ये पेपर में मान लीजिए सब ऑब्जेक्टिव में ही पूछ लिया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो वैसे भी पूछता है कंफर्म, अभी मैं आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है। या फिर पेपर में ऐसा आता है कि दो आकृतियों के समरूप होने के गुणधर्म लिखिए, ठीक ना। तो उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। ये कंडीशन है। अच्छा, त्रिभुज के लिए भी यही चीज लागू होता है। किसके लिए? त्रिभुज के लिए। त्रिभुज, मान लीजिए दो त्रिभुज है और इन दोनों त्रिभुज के समरूप होने का प्रतिबंध अगर आपसे पूछा गया कि इनके समरूप होने का प्रतिबंध क्या है, तो समरूप होने का प्रतिबंध इनके लिए भी वही है कि इनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। ये जो संगत कोण यहाँ बन रहे हैं ना, संगत कोण सब क्या हो? बराबर हो। और ये जो भुजाएं है ना, संगत जो भुजाएं हैं, वो संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? समानुपाती। जब हम इसका बटे करके अनुपात निकालें, मतलब बटे कर दें, तो तीनों का मान क्या होना चाहिए? बिल्कुल इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज के लिए ये भी लागू है। लेकिन त्रिभुज की समरूपता के लिए यहाँ पे चार चीजें और दी गई थी। क्या दी गई थी? कल मैंने बताया था आपको कि एक चलता है आपका साइड, एक चलता है आपका एंगल, और एक चलता है आपका साइड, और एक चलता है आपका एंगल। ये चार चीजें, ये क्या बताता है? पहला नियम ये कहता है कि पहले त्रिभुज की सभी भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं को हम ले, और अगर हम उनका रेशियो निकाल रहे हैं, मतलब अनुपात निकाल रहे हैं, और सभी भुजाओं का अनुपात अगर इक्विवेलेंट है, तो वो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? साइड, यानी भुजा से क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, ठीक है। एंगल का रूल्स क्या कहता है कि पहले त्रिभुज के तीनों कोण यदि दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के क्या हैं? बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो त्रिभुज दोनों क्या हो गए? आपस में समरूप हो गए। किससे? एंगल मतलब कोण से समरूप हो जाते हैं। तीसरा नियम ये कहता है कि पहले देखो, दो त्रिभुज से ही कंपैरिजन होता है, समरूपता दो में अपन देखेंगे, ठीक है। यदि पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो और उन्हीं के संगत जो भुजाएं हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये त्रिभुज है ना, मान लेते हैं, तो ये वाला कोण और ये एक त्रिभुज ये ले लिए, ये वाला कोण, ठीक है, मान लीजिए ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है, उसी से संबंधित होना चाहिए। जहां कोण बन रहा है उससे संबंधित दोनों भुजा हो। तो पहले त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और वही उसी से संबंधित यानी जुड़ी हुई भुजाएं जो हैं, दोनों का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के यदि क्या है? बराबर निकल के आ रहा है, तो वो त्रिभुज क्या हो जाते हैं? साइड से क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं। दूसरा नियम ये, मतलब चौथा नियम ये है आपका, यहाँ पे पढ़ना है आपको, एंगल। यदि पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के क्या हैं? बराबर हो जाएं, तो वो भी दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं? आपस में क्या हो जाते हैं? एंगल से क्या हो जाते हैं? समरूप हो जाते हैं, ठीक है। ये चीज था। तो समरूपता का गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया था कि गणित की भाषा में आकार का क्या मतलब होता है? आकार का मतलब आपके पास, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें, तो रूप है, जिसको हम क्या कहते हैं? शेप कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और अमाप का क्या मतलब था? तो अमाप कहलाता है, आपका मतलब होता है, अमाप का मतलब क्या होता है? साइज होता है। क्या होता है? साइज होता है, ठीक है। चलिए अभी इसके बारे में अपन डिस्कशन करते हैं, थोड़ी सी देख लीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर है, मैंने आपको पहले भी बताया है, बहुत ही आसान है, लेकिन जब आप बातों को समझ जाएंगे तब। हमारा चैप्टर 6 है, जिसका नाम क्या है? त्रिभुज नाम है। मतलब हमको यहाँ पे सिर्फ त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ त्रिभुज की समरूपता के गुणधर्म का अध्ययन करना है, ठीक है।
देखो इसमें बताया गया है, ठीक है, कुछ चीजों को अपन पढ़ते हैं तो समझ में आएगा आपके। देखिए आप पिछली कक्षाओं में क्या त्रिभुज और उनके गुणधर्मों के बारे में भली भांति से परिचित है। पिछले मतलब कक्षा में आप 9वीं में आपने पढ़ लिया था सर्वांग समता, त्रिभुज के सर्वांग समता गुणधर्म में भी आप पढ़े हैं, ठीक है, यानी वही साइड एंगल साइड से सर्वांग सम, ठीक ना, फिर एंगल 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 से, फिर साइड 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 से, ठीक ना, साइड एंगल साइड से, ठीक है, ये सब आप पढ़ चुके हैं। देखिए त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में विस्तृत अध्ययन आप कर चुके हैं। याद कीजिए दो त्रिभुज, देखो क्या बोला गया, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके क्या हो, जब उनके समान आकार तथा समान क्या हो, अमाप हो। ये भी पेपर में आता है, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं, मतलब दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, जब उनके क्या हो, समान आकार हो, मतलब कि उनका रूप क्या होना चाहिए, समान हो, तथा साइज भी क्या हो, समान हो। सर्वांग सम का मतलब आप ये समझ लो बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी, ठीक, सर्वांग सम का मतलब क्या है, हूबहू बिल्कुल फोटोकॉपी। फिर से देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस डायग्राम को बनाया, ठीक है, अब देखिए ये मेरा डायग्राम रेडी हो गया, ठीक है, अब मैं इसी डायग्राम का क्या कर रहा हूं, बिल्कुल हूबहू फोटोकॉपी तैयार कर दिया। ये देखिए सर्वांग सम का मतलब होता है, सर्वांग सम का आप ये मतलब समझिए सब कुछ बराबर, रूप से भी बराबर हो, ठीक है ना, और यानी रूप मतलब आकार से बराबर हो, और अमाप मतलब साइज से बराबर हो, ठीक है। तो आकार भी वही दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, आकार सेम आकार के हैं, ठीक है, और साइज भी बिल्कुल समान है। दो त्रिभुज, यहाँ पे हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, हालांकि मैंने आयत बनाया है लेकिन त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए सर्वांग सम में अगर हम बात कर रहे हैं, थोड़ी से मैं त्रिभुज बना लेता हूं। ये देखिए दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके दो त्रिभुज हुए, अभी देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, फोटोकॉपी हैं, ठीक है, क्लोन है। तो दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब दोनों के आकार मतलब दोनों के रूप बराबर हो और दोनों का साइज बराबर हो। दोनों का क्या बराबर हो, साइज, मतलब आकार और साइज अगर, यानी आकार और अमाप अगर बराबर हैं तभी वो क्या कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, सर्वांग। सर्वांग सम होने का गुणधर्म यही है कि रूप भी बराबर हो और साइज भी बराबर हो, ठीक है, समझ गए आप हम क्या कह रहे हैं। रूप और साइज अगर बराबर है तो इसका साफ मतलब है कि वो सर्वांग सम है। और अन्यथा मान लीजिए सपोज दैट, लेकिन इस केस में अब देखिए मैंने इसको थोड़ी सी छोटा कर दिया ना। अभी देखिए इन तीनों में क्या कंडीशन दिखी कि रूप सबका एक जैसे दिख रहा है। रूप मतलब आकार समझिए, रूप सबका एक जैसे मतलब ये तीनों आपस में क्या है, समरूप हैं। लेकिन सर्वांग सम केवल ये दोनों है, क्योंकि रूप में भी बराबर हो और साइज में भी बराबर हो, ठीक है, तो कहलाता है सर्वांग सम। तो इसका मतलब है कि ये इसके समरूप है केवल, सर्वांग सम नहीं है, ये इसके समरूप है केवल, सर्वांग सम नहीं है, लेकिन ये दोनों समरूप होने के साथ साथ सर्वांग सम भी है। इसीलिए कहा गया था कि सर्वांग समाकृतियां, ये सर्वांग सम है, सर्वांग समाकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती हैं। कल मैंने इसके बारे में डिस्कशन भी किया था, याद रखिएगा थोड़ी सी अच्छे से आप, ठीक है। अब तो देखते हैं आगे कंडीशंस। बेटा पेपर में खूब पूछता है, इसलिए आप विशेषता अच्छे से पढ़ के रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बुक में भी कल लिखा भी दिया था, इसीलिए तो विशेषता थोड़ी सी आप ध्यान रखेंगे कि आपको अंडरलाइन जरूर करना है, ठीक है। सारी चीजें यहीं पे क्लियर हो जाती हैं। देख लीजिए, दो त्रिभुज सर्वांग सम तब कहे जाते हैं जब उनके आकार मतलब रूप तथा अमाप मतलब साइज क्या हो, समान हो। तब ये सत्य सत्य में पूछता है, कहां पूछ लेता है, सत्य सत्य में पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनना, इस अध्याय में हम ऐसी आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हो, ठीक है, क्या समान हो, आकार समान हो, परंतु उनके अमाप समान होना आवश्यक ना हो, ठीक है। मतलब आकार तो आकार मतलब रूप एक जैसे दिखाई देगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनका साइज भी इक्वल हो, ठीक है ना। बताया गया है कि इस अध्याय में हम ऐसी आकृति के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हो। आकार मतलब रूप, बार बार बता रहा हूं, आकार का मतलब क्या हुआ, रूप। जिनके रूप तो समान दिखाई देंगे, लेकिन उनके अमाप मतलब साइज समान होना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है ना। मतलब जो साइज है उसका वो समान हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, दोनों केस है। दो आकृतियां, ध्यान से देखिए, दो आकृतियां जिनके समान आकार हो, ठीक ना, आकार क्या हो मतलब रूप बिल्कुल समान हो, परंतु समान अमाप होना आवश्यक ना हो, ठीक है। मतलब कि दो ऐसी आकृतियां जिनके आकार क्या हो, मतलब आकार मतलब रूप समान हो लेकिन साइज समान हो या ना हो, ठीक है, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। ये देखिए समरूप आकृति की डिफिनेशन है। समरूप आकृति किसे कहते हैं, तो दो ऐसी आकृतियां जिनके आकार समान हो किंतु अमाप समान हो या ना हो,
ठीक है, क्या कहलाती हैं? समरूप आकृतियां कहलाती हैं। बात समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बात को समझेंगे, ध्यान से सुनोगे ना, तो समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आकार कभी भी आप मान लो, सपोज चूंकि वो शुद्ध हिंदी ही लिखेगा, अगर कहीं पे मान लो पेपर में तुम्हारे पास आकार आ गया और अमाप आ गया, तो आकार को लिख देना रूप और अमाप को लिख देना साइज, ठीक ना। अमाप से तुम इंग्लिश वर्ड ही लिख लो, ठीक ना, एक जगह हिंदी कर लो, एक जगह इंग्लिश कर लो, समझ में आ जाएगा। ऐसी दो आकृतियां जिनके रूप समान हो, साइज समान हो या ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। क्लियर हो मैंने क्या कहा, ठीक ना। तो ये भी ध्यान रखना है। देखिए बताया गया है, खुद ही बता दिया गया है ना। देखिए दो आकृतियां जिनके आकार समान हो, मतलब रूप समान हो, फिर ब्रैकेट में लिख दिया है, परंतु अमाप समान होना आवश्यक ना हो, ठीक है, मतलब साइज समान नहीं हो सकती, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, ठीक ना, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। मतलब अगर रूप समान है, ये ध्यान रखना है, अगर रूप एक जैसे दिख रहा है तो इसका मतलब वो समरूप आकृतियां ही हैं। और यहाँ पे हम किसके समरूपता के बारे में पढ़ रहे हैं? त्रिभुज के समरूपता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर दो आकृतियों के रूप समान है तो इसका साफ मतलब है कि वो समरूप आकृतियां कहलाएंगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। विशेष रूप से बताया गया कि हम यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे? त्रिभुजों के बारे में अध्ययन करेंगे और किसी का अध्ययन नहीं करना है, ठीक है ना। हम सिर्फ किसके बारे में अध्ययन करेंगे? त्रिभुज के बारे में, ठीक। तो हम इसमें त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। कुछ चीजें और देख लेते हैं जो मेन पॉइंट है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए समरूप आकृतियों को देखिए, ठीक है। समरूप आकृति में यहां से देखिए कुछ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए समरूप आकृति में क्या बताया गया है, ठीक है, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है? समान है। त्रिज्या क्या? अब आप ये बताइए, नॉर्मल सी बात बताइए, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, अगर त्रिज्या उनकी इक्विवेलेंट होगी, मान लो त्रिज्या हमारे पास कितना है? 1 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब 1 सेंटीमीटर वाले जितने भी वृत्त होंगे तो सबका एरिया वगैरह सब कुछ साइज में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो रूप तो वैसे भी समान दिख रहा है, ठीक है। और अगर एक सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं तो वैसे भी समझ में आ रहा है कि इनका एरिया मतलब साइज भी क्या होगा? बराबर होगा। तो समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम में देखो रूप भी बराबर दिखने लग गया, दोनों का एरिया मतलब साइज भी बराबर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर, एक ही सेंटीमीटर की त्रिज्याएं हैं यहाँ पे, ठीक। तो सर्वांग, ये आता है पेपर में, ठीक ना, समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। और देखिए समान लंबाई की भुजा वाले सभी वर्ग भी सर्वांग सम होते हैं। अब आप ये बताओ, जैसे मान लो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का है, तो अगला अगर 1 सेंटीमीटर का भी अगर वर्ग है तो इसका क्या मतलब हुआ? कि रूप भी एक समान है और उनका आकार भी तो एक समान है, ठीक है। तो सभी समान लंबाई वाले सभी भुजा के जो वर्ग होते हैं वो भी क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तथा समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। अगर लंबाई समान है, ठीक है, लंबाई क्या दिया गया है? समान लंबाई है। लंबाई अगर सभी की समान दी गई है तो आप ये बताइए, अगर ये 10-10 सेंटीमीटर हो सब में, ये भी सब में तीनों में 10 हो, इसमें भी तीनों में 10 हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? कि दोनों एक दूसरे की क्या? फोटोकॉपी है। और फोटोकॉपी का मतलब गणित की भाषा में सिंपल सी बात बता देते हैं, फोटोकॉपी का साफ मतलब ये होता है सर्वांग सम, ठीक है। अगर कोई आकृति एक दूसरे के फोटोकॉपी मतलब वो दोनों आपस में क्या है? सर्वांग सम है, ठीक है। तो समान लंबाई वाली सभी भुजा के, देखो समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। सर्वांग सम का मतलब है रूप में समान और साइज में समान, ठीक ना। अगर ये क्वालिटी किसी में मिल रही तो वो सर्वांग सम है, और केवल रूप में समानता मिल रही तो वो समरूप है, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए। इस चीज को यहाँ पे आप अंडरलाइन करिए, जितनी चीजें मैं बताया हूं, ठीक है, ये विशेषता आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अब हम इसके बाद सीधे चलते हैं कहां पे? जो मेन पॉइंट था हमने बता दिया। अच्छा देखिए, इन तीनों में ताजमहल में क्या डिफरेंस मिला आपको? ये तीनों ताजमहल जो बनाए गए हैं ये क्या है? समरूप हैं, ठीक है। क्योंकि ये छोटा है, ये इससे बड़ा है, उससे बड़ा, तो एक समान रूप के हैं कि नहीं है? समरूप है। क्या ये सर्वांग सम है? नहीं है, क्योंकि इनके साइज सबके अलग अलग हैं। अगर साइज अलग अलग हैं तो इसका साफ मतलब क्या हुआ? इसका साफ मतलब ये हुआ कि ये सर्वांग सम नहीं है, सिर्फ समरूप है। समरूप के लिए मैं बार बार बता रहा हूं कि दिमाग में आप रख लीजिए, क्योंकि अभी अपन को क्वेश्चन में काफी जरूरत पड़ने वाला है। सर्वांग सम का मतलब होता है रूप में और साइज में बराबर होना, ठीक है। रूप में भी दिखे बराबर और साइज में भी बराबर दिखे। और समरूप का मतलब सिर्फ एक होता है, सिर्फ और सिर्फ रूप में बराबर दिखे, साइज से अपन को कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे, ठीक, कहीं नहीं जाएंगे, सीधे 6.1 में चलते हैं, ठीक है।
तो आपको और अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये बेटा 6.1, ये आप ये ध्यान रख लीजिए कि 6.1, चलिए हम क्रॉप करके रख लेते हैं थोड़ी से। चलिए ध्यान से देखना और सुनना और समझना है, ठीक ना, तो आपसे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। यहां से एक तो क्वेश्चन बन जाएगा, पेपर में आता ही है। सभी व्रत होते हैं, अब बात समझना, जितने भी व्रत होंगे, बात समझते जाइएगा मैं क्या कह रहा हूं। दो ऑप्शन रखा है कि समरूप होंगे कि सर्वांग सम होंगे, दोनों का मैं आपको रीजन बताता हूं, ठीक है, कि क्या रीजन होना चाहिए इनका, ठीक है। कंडीशंस क्या बोला है कि सभी व्रत होते हैं। अब मान लीजिए सभी व्रत होते हैं तो आप देखिए क्या वहां पे बताया है कि त्रिज्या समान है, ऐसा कुछ बताया नहीं बताया। अब मान लीजिए मैंने छोटा व्रत लिया, फिर मैंने बड़ा लिया, उससे बड़ा लिया, उससे बड़ा लिया, तो जितने भी व्रत दिख रहे हैं सभी व्रत क्या है, एक समान रूप दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना। क्या इनका साइज सभी का समान है। साइज के बारे में तो इसमें त्रिज्या बताता कि त्रिज्या इतने इतने त्रिज्या का, तब तो हम सोचते, ठीक ना। तो सभी व्रत जो होते हैं वो एक समान रूप के दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब सभी जो व्रत होते हैं वो क्या होते हैं, वो समरूप होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं। आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से वर्डों को समझना है, ठीक है। सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। अब देखो सभी वर्ग, ठीक है, क्या इसमें ऐसा तो बोला है सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, क्या इसमें ऐसा बोला कि इतनी भुजा की लंबाई वाले या समान लंबाई की भुजा वाले वर्ग, ऐसा तो नहीं बोला। सिर्फ उसने ये कह दिया कि सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। तो जितने भी वर्ग अगर हम बात करते हैं, ठीक ना, तो वर्ग अगर हम बात करेंगे तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, एक समान रूप के होंगे। तो सभी वर्ग जितने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समरूप होते हैं। अगर वो ये कहता कि समान लंबाई के सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं, ठीक है, तब हम कहते हैं कि भैया सर्वांग सम होगा। समान लंबाई अगर आ जाएगा ना तो सर्वांग सम कहलाएगा वो, ठीक है। अगर यहां पे बोलता सभी मतलब एक समान त्रिज्या वाले व्रत, अगर ऐसा कुछ बोल देता, क्योंकि इससे पहले वाले में आपने टिक कर रखा है, ठीक है, अगर एक समान त्रिज्या बोलता ना तब हम लिखते सर्वांग सम। तो सर्वांग सम होने के लिए ये होता है कि भैया रूप भी बराबर हो और रूप के साथ साथ क्या होना चाहिए, आपका साइज भी बराबर हो। तो यहाँ पे साइज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, मतलब सिर्फ रूप के बारे में डिस्कशन हुआ है, इसलिए समरूप। सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समरूप, सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखो मान लो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा देखो कि भैया ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक ये भी समबाहु त्रिभुज है, एक और बड़ा सा समबाहु त्रिभुज बना लिए हम, मान लीजिए, ठीक। तो ये सब आपस में क्या है, ये पूरे पूरे आपस में क्या है, जितने ये भी समबाहु है, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर, इसका मतलब सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, ठीक है। तो ये समरूप क्या हो गया, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। बहुत अच्छे से आप रट के रखिएगा, पढ़ लीजिएगा। देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, मतलब दो बहुभुज मतलब दो आकृतियां, कोई भी आकृति हो सकती है जिसमें यानी एक से ज्यादा भुजाएं हो, उसे बहुभुज कहते हैं। मतलब दो आकृति, दो यानी भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या में है भुजाएं, ठीक है, मतलब कि अगर पहले में 3 है तो दूसरे में 3 है, पहले में 4 है तो दूसरे में 4 है, ऐसा कुछ, ठीक है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण खाली स्थान हो और उनकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो। तो संगत कोण जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, देखो पहले संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो पहले वाले में संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो, समानुपाती हो, ठीक है। तो ये कंडीशन अभी तो मैंने बताया कि दो त्रिभुज मतलब कि दो आकृतियां समरूप कहलाती हैं, कब कहलाती हैं, जब उनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। और वही चीज यहां पे रख दिया, ठीक है, बस खत्म, ठीक। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका क्या पूछा है, ये देखिए आप, ठीक। देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है, दो अलग अलग उदाहरण देना है, समरूप आकृतियां बनानी है। क्या बनानी है, समरूप आकृति बनानी है। तो बेटा चलो ठीक है, हम बनाते हैं समरूप आकृति, ठीक है। पहले नंबर का
ठीक है। तो दो भिन्न भिन्न उदाहरण देना है। तो मैं एक काम करता हूं, समरूप आकृति बनाना है ना, तो समरूप आकृति में बेटा ये देखो, दिमाग लगाओ, समरूप आकृति मैंने बना दिया। अब आपको समरूप आकृति दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दो समरूप आकृति हुई, बस एक की भुजा कुछ और होगी, दूसरी भुजा कुछ और होगी, ठीक है, क्योंकि समरूप तो बोला था, समरूप हमने बना दिया, ठीक है। दो दो उदाहरण बताना है, बोला है बनाना है आपको। तो पहले का ये तुम्हारे पास हुआ, तो हम एक काम करते हैं, ये बता देते हैं कि पहले त्रिभुज का ये तुम्हारे पास क्या हुआ, रोमन में हम डाल देते हैं कि भैया ये पहला नंबर है, ये कौन सा है, दूसरा नंबर है। तो पहले त्रिभुज की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, पहला समबाहु है, तो पहले त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। देखो 1 और इसको हमने क्या किया 1, और इसको हमने कर दिया भैया 5 5 5 5 सेंटीमीटर का है ये सब। ये कितने सेंटीमीटर का है 5, ये 1 सेंटीमीटर का था, ठीक। तो देखिए समबाहु त्रिभुज ही है, लेकिन दोनों क्या डिफरेंट है, ठीक ना, मतलब आकार मतलब रूप तो समान है, लेकिन इनका साइज क्या है, डिफरेंट है। तो समरूप आकृतियां क्या होती हैं, समरूप आकृति में केवल रूप समान दिखना चाहिए, बाकी और कुछ दिखे चाहे ना दिखे, ठीक है, रूप समान दिखना चाहिए। आई बात समझ में? अब देखो मान लो इसी का अगर हम बी नंबर क्रिएट कर रहे हैं, तो देखिए, तो बेटा एक ये और एक ये, क्या आपको दोनों का रूप समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दोनों का रूप समान दिखा कि नहीं? ये लीजिए, अब इसकी त्रिज्या, वो अलग बात है कि इसकी त्रिज्या मान लिए कि 1 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या हम मान लिए कि 5 सेंटीमीटर है। तो दोनों समरूप हुए कि नहीं हुए? समरूप है ना। रूप एक समान दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रूप एक समान दिखना चाहिए, साइज से मतलब नहीं होता है। मैंने ये चीज पहले भी बताया है कि अपन को साइज से मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो ये बन गया, बस इतना सा काम है, ठीक है। समरूप का मतलब है केवल रूप का समान होना, मतलब आकार समान होना, ठीक है। तो ये आपका बनके रेडी हो गया। अच्छा बोला है तो ऐसी आकृतियां जो बनाई है जो समरूप नहीं है, तो समरूप आकृति जो नहीं है उनको अगर अब हम दो ऐसी ऐसी आकृति बनाना जो समरूप नहीं है। अब मान लो सेकंड नंबर का, सेकंड का ए नंबर, तो पहले बताया कि दो दो बनाना है, ठीक ना, तो मतलब ए और बी हम डाल रहे हैं। अब देखिए ये आपके पास क्या लाया, ए नंबर। अब दो समरूप आकृतियां बोल रहा है बनाना है, ठीक है, जो समरूप ना हो। तो बेटा ये और बेटा ये, क्या आपको ये समरूप आकृति दिख रहा है? नहीं ना, कहां समरूप है, ठीक है। और कोई सा बना लो, ठीक है, बी नंबर डाल के। एक तो मान लो ये ले लिए हम, अब बताओ, अब क्या वो समरूप आकृतियां हैं? नहीं है ना, रूप कहां एक समान है, ठीक है भाई। समरूप होने के लिए तो रूप समान होना चाहिए। तो ये था आपका कंडीशन, ठीक है, बस इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, अगर आप बहुत अच्छे से सुन के समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगले कॉन्सेप्ट पे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, ध्यान से देखना है। बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं है। चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं है? समरूप होने के लिए गुणधर्म क्या है? क्यों समरूप होने के लिए क्या गुणधर्म है? क्या हो? समरूपता का गुणधर्म क्या हो? क्या बताया था? संगत कोण क्या हो? बराबर हो, और संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो क्या आपको संगत भुजाएं समानुपाती देखो दिख रहा है? हाँ, अगर हम 1.5 देखो 1.3 करें, या हम 1.3 1.3 1.3 मतलब सब कुछ बराबर ही आएगा, कंफर्म हो गया। संगत भुजाएं क्या है? समानुपाती हैं। क्या संगत कोण आपके समानुपाती हैं? भैया यहाँ तो 90 है, यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, कुछ तो है ही नहीं ना, ठीक है। तो दोनों आकृतियां, ठीक ना, क्या है?
समरूप नहीं है, क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। ठीक है, क्या बताएंगे आप? हल में केवल आपको इतना लिखना है, दोनों आकृतियां, दोनों दी गई आकृतियां समरूप नहीं है, नहीं है क्योंकि देखो, दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, समानुपाती हैं, किंतु संगत कोण बराबर नहीं है। बस इतना सा काम है। आई बात समझ में? तो ये था बेटा 6.1 क्लोज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मतलब दोनों में क्या है, क्या डिफरेंट है? संगत भुजाएं समानुपाती, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि 1/3, 1/3, सब जगह 1/3, मतलब सब कुछ कटेगा तो सब इक्वल ही आना है। ठीक है, समझ रहे हो आप हम क्या कह रहे हैं? कि 1/2, 1/2 सब में आ जाएगा, लेकिन संगत कोण कहां बराबर है? एक कमी तो रही गई ना। तो मैंने क्या बताया था कि त्रिभुज के समरूप होने के लिए दो गुणधर्म का फॉलो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। संगत भुजाएं समानुपाती हो और संगत कोण बराबर हो। ठीक ना, तभी समरूप होगा, नहीं तो समरूप हो ही नहीं सकता। ठीक, नेक्स्ट। अब देखिए, ये हमारे थेल्स भाई साहब हैं। ठीक है, हाँ, इनके बारे में पूछा गया था। थेल्स का मतलब कि समय काल पूछा था। ठीक है, तो ये 640 से 546 तक के लिए था, एक ऑब्जेक्टिव में आया था, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। देखो, त्रिभुज की समरूपता के बारे में पढ़ने लगे। सेम चीज त्रिभुज में भी वही चीज लागू होता है। त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप का पेपर में आता है, दो त्रिभुज मतलब त्रिभुज की समरूपता के गुणधर्म लिखिए। ठीक है, 2 अंक का पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, दो त्रिभुज समरूप होते हैं कब? दो त्रिभुज समरूपता के गुणधर्म, ये पेपर में आता है, दो त्रिभुज के समरूप होने के गुणधर्म बताइए। ठीक है, तो उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। ठीक है, क्या हो? समानुपाती हो, या एक ही अनुपात में हो, एक ही मतलब है। ठीक है, आप रट लीजिए। ठीक है, 2 नंबर के लिए खूब पूछा जाता है ये। अब ध्यान से देखना, जो थेल्स हैं इनकी तुम्हारे पास जो समय सीमा वो 640 से लेकर के कितना है? 546 तक। पिछले साल पेपर में आ गया था ये। ठीक ना, तो जिसके कारण क्या था, बच्चे जान ही नहीं पा रहे थे, कंफ्यूज थे क्योंकि पढ़े ही नहीं थे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, स्टार बना के आपको लिख के रखना है। ठीक है, अच्छे से याद भी होना करना है। देखिए, यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हों तो वे क्या होते हैं? समकोणिक त्रिभुज कहलाते हैं। अगर संगत कोण बराबर हैं, सिर्फ संगत कोण बराबर हैं, तो ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं? समकोणिक त्रिभुज कहते हैं। पेपर में आ सकता है, खाली स्थान में पूछ सकता है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हों तो खाली स्थान उन्हें हम क्या कहते हैं? तो समकोणिक। ठीक ना, यानी समान कोणिक त्रिभुज कहते हैं, या समकोणिक कह सकते हो, समान कोणिक त्रिभुज हम कहते हैं। ठीक है, एक प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स ने दो समकोणिक समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया था। ठीक ना, और वही महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो क्या है? थेल्स का प्रमेय है। वही क्या है? थेल्स का प्रमेय। तो ये तुम्हारे पास, ठीक है, ये इन्होंने देखो, दो समान कोणिक, क्या बताया गया? दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। ठीक है, अब इनका कहना क्या था? देखो, समान कोणिक त्रिभुजों, दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित इनका क्या कहना था? महत्वपूर्ण सिद्धांत इन्होंने क्या दिया था? ठीक है, क्या तथ्य बताया था? कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? समान अनुपात में होती है। इसको भी स्टार बना के आप लिख लीजिए। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है? समान होता है। ठीक, सत्य सत्य में पूछ सकता है, इसलिए अंडरलाइन जरूर करके रखिएगा, बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिएगा स्टार बना के। ठीक है, लिख गया? अब देखो, ध्यान से सुनना है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसके लिए उन्होंने एक परिणाम का प्रयोग किया था, जिसे आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय या हम थेल्स प्रमेय कहते हैं। देखो, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसको आजकल हम थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। ठीक, इस चीज को प्रमाणित करने के लिए, ठीक ना, इसका परिणाम निकालने के लिए उन्होंने क्या किया था? एक प्रमेय दिया था जिसे हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय, या तो हम क्या कहते हैं? आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अच्छा, अब हमारा मेन टारगेट है
ठीक है। थेल्स प्रमेय कहता क्या, कभी कभी 2 नंबर में आता है कि भैया थेल्स प्रमेय क्या है, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पहले थेल्स प्रमेय के बारे में और थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में, और थेल्स प्रमेय को प्रमाणित कैसे करना है, ठीक ना। थेल्स प्रमेय को प्रमाणित कैसे करना है, मतलब थेल्स प्रमेय का कुल मिला करके, ठीक ना, जो कंडीशन है उसको प्रूव करने के लिए अपन उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे, आप टॉपिक बनाएंगे थेल्स प्रमेय, लिखिए। लिख गया। देखिए थेल्स प्रमेय में मैंने 640-546 क्यों लिखा है, क्योंकि इनकी समय सीमा एक आध 2 बार लिखे रहोगे ना तो याद रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, पहले एक बार पहले ध्यान से सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है। मान लो त्रिभुज है P Q R और ये है A और ये वाला पॉइंट क्या हुआ B। ध्यान से सुनना, जाइए। ठीक, अब ध्यान से सुनना है ना। थेल्स क्या कहना क्या था, थेल्स भाई साहब का अपने कहना ये था, ठीक है, कि किसी त्रिभुज में, गेट बंद कर दो बेटा अच्छे से, किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी एक भुजा के समांतर, किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह सरल रेखा 2 भुजाओं को, शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। लिखिए थेल्स प्रमेय और डैश करके लिखो, मैं बोल रहा हूं। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए, एक सरल रेखा खींची जाए, मैंने कहा यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह सरल रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को, तो वह सरल रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। तो वह सरल रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। लिख लिए। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह सरल रेखा त्रिभुज की शेष 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करता है। बस अब देखिए कहने का ये मतलब है, मान लीजिए हम डायग्राम बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए। देखो इधर फिर से डिफिनेशन सुनो, बार बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनना पहले, फिर उसके बाद लिखना है। पहले बार बार मैं बताया हूं आप लोगों को कि पहले ध्यान से सुन लो फिर समझो, ठीक ना, सुन के समझो, पहले समझने का प्रयास करो फिर लिखो, नहीं तो लिख ही ना पाओगे, क्या मतलब निकलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। समझ गए हम क्या बोले। तो पहले तो तुम लोग लिखने में बिजी हो जाते हो, यही तो सबसे गंदी आदत है, समझने का प्रयास ही नहीं करते, समझोगे नहीं तो फिर कुछ नहीं बनेगा। मैंने क्या कहा कि किसी त्रिभुज में, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर, 3 भुजा में से किसी भी एक भुजा को ले लो तुम, ठीक है, मैंने ये वाला भुजा ले लिया, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए
तो वह सरल रेखा त्रिभुज की दो शेष भुजाओं को, ये जो दो शेष भुजा बच रही थी, ठीक ना, शेष दो भुजाओं को क्या करता है, समान अनुपात में विभक्त करता है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींची जाए तो वह सरल रेखा त्रिभुज की दो शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है या करता है, जो भी लिखना लिख दो, ठीक है, क्या लिखो, समान अनुपात में विभक्त करती है। ठीक है, अब देखो, तो ये दो शेष भुजा बच रही थी, इसके समांतर ये था। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है कि यदि आपके पास क्या है, थेल्स प्रमेय में यही बताया गया था, कहा गया था, जैसे मान लेते हमारे पास क्या है, त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, त्रिभुज किसमें, त्रिभुज का नाम PQR है, त्रिभुज PQR में, ठीक है, क्या किया गया है, देखो QR के समांतर AB सरल रेखा खींचा गया, ठीक ना, किसके, QR के समांतर क्या किया गया है, AB सरल रेखा खींचा गया, सरल रेखा खींचा। ठीक है, तो पता है ये सरल रेखा इन दोनों भुजा को, किसको, PQ और PR को समान अनुपात में विभक्त करती है। कहने का मतलब ये हुआ कि भैया P से लेके A और P से लेके A और A से लेके Q, ठीक है, P से A और A से Q और P से B और B से R, ये समान अनुपात में ऐसे टूट जाते हैं। अच्छा, यही चीज प्रमाणित भी करना है, ठीक है, कि ये कैसे होता है, तो प्रमाणित करने के लिए अपन फिर देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी समय भी हो गया है, इसलिए अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना, पहले याद रखना है कि थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर एक सरल रेखा खींच दी जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है। ठीक है, तो ये आप बना सकते हैं, अभी फिलहाल लिख सकते हैं। ठीक है, बन गया बेटा, बना भी लेना है। उसके बाद आप टॉपिक बनाएंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। लिख गया। अब थेल्स प्रमेय का विलोम आप लिखेंगे कि थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है। आप ध्यान से सुनिए, थेल्स प्रमेय का विलोम क्या कहता है। ठीक, थेल्स प्रमेय का विलोम, पहले डिफिनेशन बिल्कुल दिमाग में फिक्स करिए पहले, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई सरल रेखा, ठीक है, पहले हम ऐसे नॉर्मल बताते हैं, पहले ध्यान सुनिए। यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है ना, कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो सरल रेखा वो तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। यही है विलोम। यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती, मतलब इन दोनों का रेशियो दोनों का क्या है, समान है। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि वो जो रेखा है वो रेखा क्या होगी, तीसरी भुजा के, त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। लिखिए स्टेटमेंट, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है,
समानुपात में विभक्त करती है, तो वह सरल रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो वह सरल रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। लिख गया। किसी त्रिभुज में यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ठीक है, क्या कर रही है, त्रिभुज के समान अनुपात में क्या करती, विभक्त करती है, तो इसका साफ मतलब ये हुआ कि ना कि ये जो सरल रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा की क्या होगी, समांतर होगी। क्लियर हुआ हमने क्या कहा, क्या लिखे हो डेफिनेशन आप देखो फिर से सुनो। यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, जैसे मान लो सपोज दैट ये हुआ, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में। अब मान लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, जो पी क्यू रेखा है, पी क्यू रेखा, ठीक है, वो क्या कर रही है, ए बी को क्या कर रहा है, ए से लेके पी और पी से लेके बी, और इधर ए से लेके क्यू और क्यू से लेके सी के क्या कर रहा है, समान अनुपात में विभक्त कर रहा है, ठीक है। तो इसका ये मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब है कि जो पी क्यू है वो समांतर होगी किसके, बी सी के, मतलब पी क्यू रेखा क्या होगी, बी सी के समांतर होगी। यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, ये सरल रेखा है, पी क्यू रेखा है, वो क्या कर रही है, त्रिभुज को दो भुजाओं को क्या कर रही है, समान अनुपात में विभक्त कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि जो सरल रेखा है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होगी। डिफिनेशन याद रखना है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है, थेल्स प्रमेय क्या है या थेल्स प्रमेय का विलोम क्या है, थेल्स प्रमेय का कथन क्या है ऐसा भी पूछ सकता है, या थेल्स प्रमेय का विलोम का कथन क्या है, ठीक है, पूछ लेगा, इसलिए आप इसको जरूर लिख लीजिए। और इसमें थोड़ी सी एक कंडीशन और सुधार सकते हैं आप, ठीक है, यहीं पे लिख सकते हो। हाँ ठीक है, हो गया, सही है सब। ये बना लीजिए, ध्यान रखना है, यदि किसी त्रिभुज में हम क्या करते हैं, यदि किसी त्रिभुज में कोई सरल रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती है, तो वह तीसरी भुजा की क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दिमाग में रखने का प्रयास करना है, ठीक है। दिक्कत होगी तो वीडियो आप एक आध दो बार देख लीजिएगा, दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। चाहे आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, जो भी करना होगा, लेकिन बातों को बहुत अच्छे से सुनना और समझना है, तभी आपके सब क्लियर हो पाएंगे कॉन्सेप्ट, नहीं तो क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल ये हुआ, इसके बाद हम कल डिस्कशन करेंगे थेल्स प्रमेय कैसे प्रूफ करना है, ठीक है। थेल्स प्रमेय में कंडीशन कैसे आती है, थेल्स प्रमेय का विलोम कैसे प्रूफ करना है, कैसे समांतर हो जाता है, ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, क्लासेस ओवर।